तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज क्लास 10th का साइंस में हम लोग समन्वय एवं नियंत्रण चैप्टर को पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर मतलब फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसके आगे चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, आज का जो पॉइंट्स हमारा है, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ऐसी क्रिया जो अचानक हो जाती है, ठीक है, अचानक कुछ उसके बारे में पहले से नहीं पता रहता है, तो अचानक होने वाली क्रियाओं को हम लोग प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया बोल सकते हैं। अचानक जो क्रियाएं होती हैं हम कहते हैं प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया। प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया मतलब कुछ हुआ होगा पहले, फिर उसके बाद मैं उसके स्वरूप क्या कर गया, कूद गया। जैसे यहाँ पर आपको बताया जाए कि जैसे आप आग मतलब किसी किसी ने आपको गर्म चीज़ छुआया, तुरंत आपको क्या होगा कि महसूस होगा गर्म चीज़ें आप छू रहे हैं और तुरंत आप उसका उल्टा अपना हाथ मतलब या जो भी जिस अंग को आपको मतलब गर्म चीज़ से छुआया जा रहा है उस अंग को आप क्या करेंगे, तेज़ी से हटाने की कोशिश करेंगे। तो वही कार्य यहाँ पर भी हो रहा है कि मतलब ऐसी क्रिया जो अचानक हो तो उसे हम लोग प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। देख रहे हैं, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। जैसे कोई अच्छी चीज़ें देखते हैं तुरंत उसकी मतलब रिएक्ट होता है और पानी मुंह में आ जाता है। इसका क्या अभिप्राय है। इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते और या अपनी क्रियाओं का नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण और समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है। वही कह रहे हैं कि इस स्थिति में जो अचानक होता है उसमें कैसे हम लोग नियंत्रण और समन्वय करते हैं, तो उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही तथा खतरनाक स्थिति है। वही कह रहे हैं कि आग की लपट को अगर जो छू रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, समझ लीजिए। ठीक है, हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं, मतलब आग की लपट अगर हमें टच हुई हमसे, हम कैसे अनुक्रिया करते हैं। एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। ठीक है, हमें अपना हाथ क्या कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। यह सब सोचने के लिए, जैसे कि कोई आघात हमारे हाथ पर करने जा रहा है, हम ऐसे हाथ रखे हुए हैं और उस हाथ पर कोई आघात करने जा रहा है, तो हमें कितना टाइम लगता है उस हाथ को हटाने में, बहुत ही कम टाइम। तो वही कह रहे हैं, उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। अगर हम सोचते हैं कि
वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। आप देखेंगे अगर उसकी स्पीड बहुत तेज़ से वो मारने वाला है तो आप जल्दी हटाएंगे। अगर वो स्लोली आपको मारना चाहता है तो आप अपने हाथ को बहुत आराम से हटा सकते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा, किसके द्वारा? मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। मस्तिष्क तब सोचता है, फिर उसके बाद वो वहाँ से आवेग देता है, मतलब वहाँ से इंस्ट्रक्शन देता है कि हाथ को क्या करना है, हटा लेना है, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो क्या करते हैं हम लोग? हाथ को हटाते हैं। सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। ठीक है। विचार करना यह जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। ठीक है, आगे देखिए। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने। हमने बताया था कि हमारा जो ये मस्तिष्क है न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है। किस अग्र सिरे में? तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह यह संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा अग्र सिरा होता है मस्तिष्क का, वो सोचने के लिए, क्या करने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा ना कि यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करता है वो, तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करता है कि क्या करना चाहिए, क्या संकेत देना चाहिए, हाथ को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। वो सारे संकेत आगे वाला मस्तिष्क देता है। संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा क्या होता है? जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों की गति करने का आदेश देता है, फिर उसके बाद वो पेशियों को कार्य करने का आदेश देता है कि अपने पेशियों को हम उसके खिलाफ कार्य करते हैं, मतलब हटाते हैं या नहीं हटाते हैं, ये सारी बातें हैं। तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। कौन? तंत्रिकाएं। मस्तिष्क पर पहले जाता है इंफॉर्मेशन, फिर मस्तिष्क सोचता है, अग्र मस्तिष्क। अभी मस्तिष्क के बारे में आप पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अग्र मस्तिष्क सोचता है और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ पेशियों को इंस्ट्रक्शन देता है, पेशियों तक से इंस्ट्रक्शन जाता है, फिर उसके बाद वो उस आदेश को मानते हैं और उस पर क्रिया करते हैं। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। कह रहा कि अगर हम गर्म वस्तु को छुएं और ये सब अगर करें कि मस्तिष्क तक अगर इन्फॉर्मेशन जाए, फिर उसके बाद हमें मस्तिष्क इन्फॉर्मेशन मांसपेशियों को दे, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है? ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है, वह अति शीघ्र पूरा हो जाता है।
आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। कहने का मतलब ये जो आवेग आपके मस्तिष्क तक पहुँच रहा है, उसको उतना मस्तिष्क तक ना जा कर के कहीं एक और सेंटर होना चाहिए जहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचे और वहीं से तुरंत जो है आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि ये कार्य कर देना है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि उसको उतना दूर मस्तिष्क तक जाके इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पहले ही ले ले। तो ये कहना चाहते हैं लोग। सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। देखिए कह रहा ना कि मेरुरज्जु में मिलती हैं, जो रीढ़ की हड्डी में है। तो मेरुरज्जु में मस्तिष्क जाने वाली रास्ते में बंडल में मिलती हैं, वहीं पर मिलती हैं। परिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? उसी मेरुरज्जु में परिवर्ती चाप बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं, मस्तिष्क तक भी ये बातें जाती हैं, लेकिन अभी बहुत ही जल्दी से जो क्रियाएं होने वाली होती हैं वो मेरुरज्जु से ही इंस्ट्रक्शन ले लेती हैं कि क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझते हुए। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। देखिए कह रहे हैं ना कि बहुत से जंतुओं में मस्तिष्क विकसित नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। न्यूरॉन जाल होता है या तो नहीं होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। आप इसे देख सकते हैं फिगर, जिसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए हाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख सकते हैं। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर गर्म पानी रखा हुआ है, इसमें आपने अपना हाथ मतलब डाला। अब आपने हाथ डाला और मांसपेशियों को पता मतलब चला। अब वो उसको चेक होना है, मतलब ये चेक होगा कि ये गर्म था या क्या था। तो ये आवेग तुरंत कहाँ जा रहा है? मेरुरज्जु के पास होते हुए यहाँ पर संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये जा रही हैं इंस्ट्रक्शन लेकर के। कहाँ? मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु वहाँ से इंस्ट्रक्शन देगा कि गर्म है, तो ये क्या करेगा? उसको तुरंत मांसपेशियाँ हाथ को अपने इस हाथ को क्या कर लेंगी? हटा लेंगी। ठीक है। तो इससे हमें मतलब कम टाइम में ही हम लोग अपने हाथ को हटा सकते हैं और घटना होने से बचा सकते हैं। नहीं तो ये इंस्ट्रक्शन पहले मस्तिष्क तक जाएगा और मस्तिष्क सोचेगा, फिर उसके बाद वहाँ से इंस्ट्रक्शन देगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं और मस्तिष्क उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मानव मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? कहने का मतलब जो मेरुरज्जु है वो सिर्फ प्रतिवर्ती क्रिया ही करता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें सोचने वाली प्राणी, हम क्या हैं? सोचने वाले प्राणी।
मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं। यह मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं। कहाँ होते हैं? मस्तिष्क में, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। जो मस्तिष्क होता है वो शरीर का सबसे बड़ा मतलब समन्वय केंद्र होता है। वहीं से सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। एक सेंटर है, समझ लीजिए। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। यहाँ पर ऐच्छिक और अनैच्छिक की बात हो रही, तो ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हम मतलब स्वयं करते हैं। जब हम करना चाहते हैं तभी करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होती है। तो जैसे लिखना या बात करना एक ऐसी ये सब क्रियाएं हैं जो हम लोग स्वयं करते हैं तो होता है, तो ऐसी क्रियाएं होती हैं। उदाहरण है जो आगे क्या करना है कि निर्णय पर आधारित है। देखते देखते हम लोग कोई किसी की बातें सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद तब हम अच्छी क्रिया करते हैं कि इसके खिलाफ हमें मतलब एक कार्य करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए या उसका किस प्रकार से प्रोत्साहन करना चाहिए। ये बातें हमें देख के पता चलता है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। मस्तिष्क को क्या करना होता है? पेशियों तक संदेश भेजना ही होता है। नहीं भेजेगा तो फिर आप पेशियाँ कुछ करेंगी नहीं, वहीं रह जाएंगी। ये दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। ध्यान दीजिएगा इसको। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। कौन कौन बना होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करते हैं, और जो इन सबसे बने होते हैं कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसी आपको संभावना होगी या एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनका नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का फिगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसे आप देखिए। अब आप इसको और मतलब गौर से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रमस्तिष्क है। ये कपाल अपना ऊपर से इसको प्रोटेक्ट किया होता है, खोपड़ी जिसे बोलते हैं। ये मध्य मस्तिष्क आपको बीच में दिख रहा है, ये आपका, ठीक है। अग्र मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क में आएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर प्रमस्तिष्क हो गया जो अग्र मस्तिष्क में आता है, और इसके बहुत से भाग हैं, मतलब इसमें और छोटे छोटे भाग हैं, उनको आप समझ लीजिए। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ अनुमस्तिष्क है, यहाँ मेडुला है। ये सब मतलब जो 3 मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं उसी के अंदर ये सब आएगा, जिसे आप अभी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरुरज्जु गया होता है नीचे की साइड एकदम,
और ये मेडुला है, इसमें पोन्स हैं, ये आपका पीयूष ग्रंथि है। ठीक है। तो ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा है, ये पश्च मस्तिष्क के अंदर आता है, देख सकते हैं। और ये अग्र मस्तिष्क है, आगे की तरफ का है। ये पीछे साइड जो होता है थोड़ा सा, वो पश्च मस्तिष्क होता है। तो हम लोग इन मस्तिष्क के बारे में और ये जो आपकी एक एक चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं उनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसका अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य है, मध्य मस्तिष्क का क्या कार्य है और पश्च मस्तिष्क का क्या कार्य है। इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, इतना बात समझ लीजिए यहाँ पर कि जो सोचने वाला भाग है वो कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। अगर आप साइड बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको और भी सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो जाएंगी। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी इसलिए कवर करना है कि इसके कुछ वर्डों को हम लोग समझें। एनसीईआरटी में कंटेंट उतने मतलब आपके मतलब समझने लायक नहीं है, लेकिन ठीक है ना, एक कंटेंट को पूरा करना है बस, इसलिए एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं। नहीं तो आपको साइड बुक से ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है, अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं, संवेदी आवेग मतलब सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। समझ रहे हैं कि मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क है, सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क जो है, इसमें ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। ये सूचनाएं प्राप्त करता है। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। मतलब उसके जो पार्ट अग्र मस्तिष्क के और भी पार्ट किए गए हैं। अग्र मस्तिष्क के कई पार्ट किए हुए होते हैं। उसमें प्रमस्तिष्क आता है और भी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, तो उनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसके और भी पार्ट्स अलग अलग कार्य करते हैं, जो आपको सबको साइड बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे कवर कर रहे हैं तो इसलिए आपको यही कवर करा सकते हैं। फिर उसके बाद साइड बुक को अगर हम कवर कराएंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। इसमें साहचर्य के क्षेत्र में पृथक होते हैं, जहाँ इन संवेदी सूचनाओं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, कैसे पता लगता है? हमारा पेट भरा है यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। देख रहे हैं ना, भूख से संबंधित केंद्र है जो अलग से मतलब है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा पेट भरा है या खाली है। अगर वो भूख से संबंधित केंद्र नहीं होता तो हम लोग भी मतलब कौन सी चीज़ कितनी खानी है उसका पता नहीं लग पाता हमें। ठीक है, या तो खाते ही रह जाते हैं या तो ना ही खाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। तो हमने पीछे आपको अध्ययन कराया। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं, विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि आप अपने अध्यापक से करिए, तो हम इसे आपको अगले दिन बताएंगे, अभी आप इसे कवर करिए। ठीक है,
आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिससे हमें पसंद, मतलब हम पसंद जिसे करते हैं, तो अनायास ही हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम ना भी सोचें तब भी ये होगा। हृदय हमेशा ना सोचेंगे तो भी वो धड़कता रहता है, लेकिन ये सोच रहे हैं या देख रहे हैं तभी हमारे मुंह में पानी आता है। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या हमें सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन। पुतली देखते हैं, जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो पुतली बड़ी हो जाती है और उजाले में जाते हैं तो पुतली छोटी हो जाती है। कैसे? उसके पुतली के बड़े या छोटे होने में हम लोग कुछ कर सकते हैं? उसमें नहीं कुछ कर सकते। आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कोई मध्य मस्तिष्क तक पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। किससे होती हैं? मेडुला द्वारा। यही क्वेश्चन बनता है कि भाई अनैच्छिक क्रियाएं किससे नियंत्रित होती हैं? तो मेडुला द्वारा। आगे कुछ क्रियाओं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं कि सीधे साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सब कौन इसको करता है? तो अनुमस्तिष्क द्वारा। किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। संतुलन के लिए अनुमस्तिष्क क्या है? संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? ठीक है, तो इसके बारे में आप सोचिएगा। तो आगे हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब, और उससे पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं जिसको हम लोग साइड बुक से कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको साइड बुक से सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, क्योंकि इसमें चीज़ों को बताया तो गया है लेकिन किस सीक्वेंस में बताना चाहिए ये चीज़ें इसमें नहीं। जो साइड बुक में बच्चा पढ़ा होगा उसको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि हाँ अनुमस्तिष्क के बारे में पढ़े हैं, प्रमस्तिष्क क्या किसका पार्ट है, तो वो सब चीज़ें उसमें साइड बुक में बहुत ही अच्छे से लिखी होती हैं। तो चलिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़ते रहिए।